मैं ये समझती हूँ कि CSS इज ऑल अबाउट, रिटन की तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, हल्फिया बात है, CSS इज ऑल अबाउट राइट राइट राइट। बस अगर आप लोगों में से यहाँ बैठे हुए लोग नोट्स नहीं बनाते तो आई हाईली डाउट कि वो पास करेंगे। अगर आप लोग लिखते नहीं है, आप लोग पढ़ने पे बहुत फोकस करते हैं। एक बंदा कहता है कि मैंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की किताब पढ़ ली है, मैंने फलानी किताब पढ़ ली है, एंड्रयू हेवुड को पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया, मैंने तो एथ सेबाइन को पढ़ा हुआ है, तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं है अगर आपने उसको लिखा नहीं हुआ। क्योंकि हम तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोड्स शोड्स कंप्यूटर सारा कुछ वो एक प्रोग्रामिंग होती है। हमारे अंदर मेमोरी के और पैटर्न्स होते हैं, और आप सबको पता है कि मेमोरी किस तरीके से स्टे करती है। आप जब तक लिखते नहीं है, बार बार लिखते नहीं है तो रिटेन कैसे होगा। अल्टीमेटली अब मेरे ख्याल से 2 मार्क रह गए एग्जाम्स में, तो सबके अंदर यही टेंशन होगी कि क्या मसला है, जो पढ़े समझ नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो वो वही रहेगा जो आपने एक दफा यहाँ से आंखों से देखा, पढ़ा, और उसके बाद अपने हाथों से सफ़ों पे लिखा है ना, वो यही रहेगा, वो पेपर में खुद निकलेगा आपके हाथों से। आपको समझ भी नहीं आएगी कि जो क्वेश्चन वहां पे आप लिख रहे हैं ना, जो आप जवाब दे रहे हैं, वो कहाँ से बन रहा है जवाब। मैं खुद पेपर देने के बाद आके एग्जाम्स के काफी अरसे बाद क्वेश्चन पेपर निकाल के देखे थे, मैं हैरान थी, अच्छा मैंने इन सवालों के जवाब दिए थे। और उसके पहले भी मैं हैरान थी कि मतलब ये कैसे पास पेपर्स देख के थे लोग किस तरह जवाब दे देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। हमने तो इस तरह की कोई चीज नहीं पढ़ी, किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीजें। आई जस्ट बिलीव्ड इन वन थिंग कि CSS इज ऑल, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। अगर आप अपनी नर्व्स काम रखते हैं, कंपोज्ड रहते हैं, तो आप इस चीज को कर जाते हैं। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने लिखा हुआ है, मुझे पता है वहां पे मुझसे लिखा जाएगा। आपने अच्छे सोर्सेज कंसल्ट किए हुए हैं, तो वो खुद ब खुद आपको याद आएंगे कि आपने कहाँ से चीज पढ़ी थी, कहाँ से नजर गुजरी थी आपकी। अगर आपने वही 20 मार्क्स, वो क्या एक किताब आई हुई थी, बल्कि एक नहीं काफी सारी आई होती हैं, 20 क्वेश्चन, सॉरी एसिंग CSS 20 क्वेश्चन सीरीज कुछ इस तरह करके, पॉलिटिकल साइंस की भी आई हुई थी। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस निकाल निकाल के पढ़े हुए हैं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी गेम है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वहां बैठे होते हैं, आपका हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन लिखी हुई जो है वो बाकी हजारों से बेहतर होनी चाहिए। तो वो हजारों से बेहतर कैसे होगी अगर आप अपने दिमाग में क्लियर हैं, इफ यू आर क्लियर इन योर माइंड। आपका एक वाहिद मीडियम एग्जामिनर के साथ कनेक्ट करने का क्या है, पेपर। उसको आपकी पर्सनैलिटी का कैसे पता चल रहा है। आप जितने मर्जी प्यारे हैं, आप जितने मर्जी अच्छे हैं, जितने मर्जी नेक हैं, ईमानदार हैं, समझदार हैं, और तरबियत आपकी अच्छी है, कैसे पता चलेगा उसको, पेपर से। हाउ मच ऑनेस्ट यू हैव बीन इन एक्सप्लेनिंग योर आंसर टू योर एग्जामिनर। आप कितने ऑनेस्ट रहे हैं उसको ये बताने में जो उसने आपसे पूछा है। आप मुझसे कोई भी बात, आप कैपिटलिज्म पे मुझसे पूछते हैं, ठीक है, आपने मुझसे पूछा कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का क्या लिंक है। अब मैं आपको, आप मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मेरे दिमाग में जो भी एम्बिग्विटी है कैपिटलिज्म को लेके या फिर डेमोक्रेसी को लेके, मैं उसको क्लियर कर दूं, ऐसा ही है ना। अब मैं वहां बैठ के शुरू हो जाऊंगी, कैपिटलिज्म ये होता है, कैपिटलिज्म कार्ल मार्क्स की एक आइडियोलॉजी है, फिर ग्रामशी ने इसके बारे में कुछ बोला, ये वो सारा कुछ, और डेमोक्रेसी ये होती है, आजकल दुनिया में ये कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, फलाने इंडेक्स पे ये हैं। मैंने, ठीक है, सपोज मैंने फ्रीडम हाउस रिपोर्ट भी पढ़ी हुई है, मैं उसके स्टैटिस्टिक्स भी अंदर डाल दूं, मैं तो आगे फिर गिला करूं कि मैंने तो बहुत स्टैट्स डाले थे लेकिन एग्जामिनर ने तो मुझे नंबर ही नहीं दिए। उसने मुझसे ये पूछा है कि लिंक क्या है दोनों का आपस में। इस तरह तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट होंगे, हैं आप लोगों में से कोई होंगे ना लोग, और बहुत सारे होंगे जिन्होंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया होगा, तो वो तो मेरे से अच्छे हैं। मेरा तो मेडिकल बैकग्राउंड है, आई एम अ डॉक्टर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिकल साइंस। तो मैं बाकियों से बेहतर कैसे रही इसके अंदर कि मैंने लिंक बना दिया जो उसको चाहिए था। ये आप लोगों ने करना है, और लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, बस लिखना है। अगर आपको लगता है कि टाइम कम रह गया, हम टेस्ट नहीं दे सकते, या टाइम जाया हो रहा है लिखने से, तो ये यू आर, आई एम सॉरी, यू आर गोइंग विद द रॉन्ग अप्रोच। अगर कम टाइम भी रह गया है तो आपने जाके पेपर में लिखना ही है, तो आप लिखें। अगर आप फेड अप हो रहे हैं, आपको लगता है कि हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, या मजीद रिटेन नहीं हो रहा, या कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी लिखें। जिस दिन आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, आपको कोई चीज रिटेन नहीं हो पा रही, उस दिन कोई चीज देख के लिखें, किताब से देख के लिखना स्टार्ट कर दें, लेकिन बस लिखें, लिखें, लिखें। अगर आप लिखेंगे, मुझे नहीं याद पड़ता, मेरा रटा बहुत बुरा है, हालांकि लोग मुझसे कहते हैं, इंटरव्यू में भी मेरे जो बैच में लोग थे ना, हम 9 लोगों का ग्रुप था, वो हर बात में मुझे कहेंगे, जब हम बैठ के FPSC के
उस पे रो रहे होते थे बैठ के पैनल पे कि टोकन क्वेश्चंस पूछने की क्या तुक बनती है, ये क्या बात हुई, उन्होंने हमें रिटर्न में नहीं जज कर लिया नॉलेज बेस के ऊपर, अब तो उनको और चीजों को क्राइटेरिया रखना चाहिए। तो टोकन क्वेश्चंस के ऊपर जब बात हम कर रहे होते थे ना कि जी रट्टा लगा रहे हैं हिस्ट्री का, फलां, इस चीज का, तो हम कितनी कुछ चीजें रिटेन करें, और मैं यूजुअली कह रही होती थी कि मेरा तो रट्टा बिल्कुल नहीं अच्छा, तो वो 9 में से 8 लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते थे, आप 2 हाफिज हैं, आपका कैसे नहीं रट्टा अच्छा, ठीक है। तो वो एक एज होती है हिफ्स करने वाली, जिसके अंदर आपका कच्चा जहन होता है, जो मर्जी डाल दो, जाता 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 है। अब इस टाइम आके आपका दिमाग क्वेश्चन करता है, क्यों, क्या रीजन है इसकी वजह, मैं क्यों इतनी चीज अंदर डालूं, पहले और दुख है मुझे जिंदगी में, ठीक है। तो ये मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपनी पूरी सीएसएस के टाइम में किसी भी चीज का रट्टा लगाया हो, इससे ज्यादा तो मुझे फार्मा की ड्रग्स का रट्टा लगाना पड़ा था। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा था, मैं दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैंने बस लिखा था। तो मुझे लगता है इस चीज का मुझे बहुत फायदा हो गया, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ, ना मुझे को पढ़ने का शौक है, ना को मैंने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं, और अभी भी आप लोग शायद कोई बहुत सिंपल सा पॉलिटिकल साइंस का भी मुझसे कॉन्सेप्ट पूछ लें तो आई एम डेड श्योर कि मुझे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बस ये है कि आई जस्ट डिड अ स्मार्ट वर्क एंड आई जस्ट फॉलोड द थिंग कि सीएसएस इज ऑल अबाउट राइटिंग, खासतौर पे अगर आप रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं और आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो फिर वो स्पीक, ये 2 चीजें हैं बस, इनके ऊपर काम करना चाहिए। बाकी पर्टिकुलरली अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, आप सारे पोल साइंस वाले हैं ना? हाँ सर, कास्ट की क्लास हो रही थी, ऑब्वियस बात है। अच्छा, तो आप पोल साइंस के बारे में वही जो सर ने आप लोगों को जनरल बात, मैंने सिर्फ सर ने जो कहा उसको रिलीजियसली फॉलो किया, जो सीधी बात है। वो कहते थे पेपर जिस तरीके से अटेम्प्ट करना, आई डिड दैट वे, कि वो उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आपके पेपर में आपकी जो फिलॉसफी है, जनरल फिलॉसफी पेपर में वो 10% होनी चाहिए, और जो आपकी वो पॉलिटिकल साइंस की फिलॉसफी है ना, वो आपकी तकरीबन 70% होनी चाहिए, 80% हो गया। जनरल लाइफ जो है आपकी, उससे जो आपकी एग्जांपल्स है ना, वो टोटल 20% होनी चाहिए, तो आपका एक पेपर बड़ा अच्छा हेल्दी पेपर बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने तो इस चीज को ऑब्जर्व किया और मुझे लगता है कि इस चीज ने मेरे साथ बहुत मुझे फायदा दिया है। मेरे पेपर ए के अंदर नियरली मेरे ख्याल से 85 या 82 मार्क्स हैं, और पेपर बी के अंदर मेरे ख्याल से 59 या 6 के अराउंड कोई मार्क्स हैं। पेपर बी में मैं लिटरली पेपर में सो गई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से पेपर दिया था क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही थी। वो 6 दिन जो आपने 12 पर्चे देने होते हैं ना फट्टे पे बैठ के, वो एक अलग किस्म का जहाद होता है। तो जो 2 माह है ना ये वाले, उसके अंदर अपनी एनर्जीज को रिजर्व करें, अच्छा खाएं, अच्छे लोगों में उठें बैठे, अच्छी बातें सोचें, सिर्फ अच्छा सोचेंगे। आप सीएसएस दे रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपके पास ये प्रिविलेज है जो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है। बहुत सारे लोग खौफ की वजह से नहीं दे पाते, बहुत सारे लोग रिसोर्सेज की वजह से नहीं दे पाते, बहुत सारे लोग बीमारी की वजह से नहीं दे पाते। तो आपके पास ये प्रिविलेज है, इसको इंजॉय करें। इसको इंजॉय करेंगे तो वो 6 दिन फट्टे पे जो क्यामत वाले हैं ना वो गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो पेपर है ना, अब इसके अंदर कुछ ट्रिकी चीजें थी। मैंने देखा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सारा हॉल वही कर रहा था बैठ के, तो मैंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले ही किया था। मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ कि अगर सारे वो कर रहे हैं तो मैं देखूँ मैं कुछ अलग चीज करूँ, जो मुझे आता था मैंने वही किया था। अब इसमें ये बात मैंने इसलिए की है कि आपको कोई जरूरत नहीं है आउट ऑफ द वे जाने की। मैंने ये चीज कंक्लूड किया, हो सकता है आप लोगों में से कोई बंदा इस चीज को अपोज करे, कि आपकी इंस्टिंक्ट आपको जो कहती है ना कि आप ये कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करें। आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको जिस क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप है आप उसको करें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था वहां पे शाह वलीउल्लाह के बारे में। आप लोग अगर पेपर आप लोगों में से किसी ने देखा हो 2021 का, देखा है किसी ने पेपर? शाह वलीउल्लाह का क्वेश्चन था ना, क्या क्वेश्चन था, डू यू रिमेम्बर दैट? 2021 में मैंने पेपर दिया था शाह वलीउल्लाह का। अच्छा नहीं, 2021 में देयर वाज अनदर क्वेश्चन, शाह वलीउल्लाह की सोशियो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करके कोई पूछी हुई थी, ऐसा ही था ना कुछ, थॉट कुछ ऐसा ही था। एकदम देख के तो मुझे लगा वो शाह वलीउल्लाह आए हुए हैं। तो मैंने तो बड़ा पढ़ा हुआ है इनके बारे में, पाकिस्तान अफेयर्स में तो मुझे तो बड़ा आता है, तो बस आज तो वही लिख देना है। लेकिन फिर मैंने दोबारा पढ़ा क्वेश्चन को, मैंने कहा तो मुझे नहीं आता था। शाह वलीउल्लाह को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, लेकिन कैसे पढ़ा, ट्रैक टू पाकिस्तान में पढ़ा, जिसमें भी पढ़ा, फॉर्मेटिव वेज ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा, किसी भी किताब में पढ़ा या कहीं से मैंने एक्सर्प्ट्स पढ़े, तो मैंने उनकी पर्सनैलिटी पढ़ी थी कि वो पाकिस्तान की
ग्रोथ और उसकी फाउंडेशंस और मुसलमानों के हकूक और वो सारी चीज़ों के अंदर जो उनकी जिद्दोजहद थी या इस्लाम के लिए जो उनकी एफर्ट्स थी वो सारी, मैंने कोई फिलोसफिकल एस्पेक्ट उनकी पर्सनैलिटी का एक भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो आई वॉज नॉट सपोज टू गो फॉर दैट क्वेश्चन, मुझे नहीं जाना चाहिए था, एंड आई डिडंट गो फॉर दैट। बहुत सारे लोगों ने शाह वलीउल्लाह किया, अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को, तो कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए उनके। क्यों? क्योंकि आप एकदम जज्बाती हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के कि ये तो ये सवाल है तो मुझे आता है, हालांकि वो सवाल हमें नहीं आता होता। तो ये चीज बहुत ज्यादा बार बार जो है ना, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लिया करें। अब इसमें मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि सर हमूद से मैंने एसए की वैल्यूएशन वगैरह कराई और उनसे मैंने सीखा कि एसए क्या होता है। वो कहते थे कि आप जब पेपर में बैठे होंगे ना, अगर आपको 1.25 घंटा भी लगेगा ना, 1.25 घंटा इज एन ऑप्टिमम टाइम, चलें उससे आगे 1.5 भी लग जाता है ना तो दैट्स फाइन। एसए की आउटलाइन और इंट्रो लिखने में दैट शुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर आपने वो कर लिया 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर, तो इसका मतलब है दैट यू आर इन सेफ जोन। कितना टाइम है? अगर आप पेपर में, आप लोगों में से अगर किसी की सेकंड अटेम्प्ट है तो उसका एक्सपीरियंस होगा कि हॉल में बैठे हुए लोग फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं और डिप्रेसर मार रहे होते हैं आपके ऊपर एक तरह से कि यार ये 10 सफ़े लिख लिए, इसने तो 4 लिख लिए, मैं तो अभी तक बैठ के ये सोच रहा हूँ मैंने ऐसे कौन सा करना है। ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। मैंने ऐसे देखे सारी अवाम, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। मैं अब अगर आप लोगों ने ऐसे का पेपर देखा है तो वो सारा का सारा ओपन एंडेड टर्म्स है उसमें, कहीं पे क्लोज एंडेड टर्म, या मेरी परसेप्शन ऐसी है पता नहीं। आप लोगों से कोई एग्री करेगा अगर किसी ने ऐसे का पेपर देखा है? तो आपने देखा सर? वो सारी ओपन एंडेड टर्म है और वहां बाहर आके उनका बस नहीं चल रहा था कि वो भंगड़े डाले एक टांग पे कि इतना आसान पेपर आ गया, इतना आसान पेपर आ गया। और मैं शक्ल देख रही थी कि शायद मैं ही नालायक हूं इनमें से कि ये लोग इतने खुश हो रहे हैं कि इतना आसान पेपर आ गया। हालांकि पेपर बहुत ट्रिकी था, वो बहुत ज्यादा ओपन एंडेड, हर बात हम पे छोड़ दी थी। वो हमें चेक कर रहे थे कि इनकी क्या परसेप्शन है। खैर सारे ओपन एंडेड थे। ग्लोबलाइजेशन वाला भी ऐसा था, ना वो कोई प्रोज पूछ रहे थे, ना वो कोई कॉन्स पूछ रहे थे, ना कोई चैलेंजेस पूछ रहे थे, वो एक जनरली बात कर रहे थे। आई चोज दिस ऐसे जेंडर वाला, जेंडर इक्वालिटी या पॉपुलर स्लोगन। अब वो क्या है, अब मैंने 3 चीजें बस ख्याल रखी कि क्लियरेंस, रिलेटिविटी और कोहेरेंस, ये 3 चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और मैंने एक स्टोरी में पकड़ के ऐसे लिख दिया सारा कि जेंडर इक्वालिटी कहाँ से इवॉल्व हुई, पॉपुलर स्लोगन कैसे बना, क्यों बना, स्लोगन ही क्यों है, कहाँ तक प्रैक्टिकली ये रियलाइज हो गया, और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन और इस स्लोगन के अंदर किस चीज का गैप है और ये गैप कैसे पूरा हो जाएगा। मैंने ऐसे को इतना सिंपल रखा जितना मैं खुद समझ सकती थी कि अगर मैं खुद किसी का ऐसे पढ़ूं तो मुझे बात समझ आ जाए। मैंने इसी तरह हर पेपर के अंदर अप्रोच रखी, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऐसे किया कि अगर मैं वो पेपर देखूं तो मैं खुद भी पढ़ के समझ जाऊं। अब बहुत दफा ऐसा होता है, बल्कि मेरे कुछ कलीग्स थे पॉलिटिकल साइंस से ही और कुछ ऐसे के ही थे लोग, उनका कोई ऐसे मैंने पढ़ना या कोई पेपर देखना तो मैं हैरान होती थी कि ये क्या लिखते हैं, उन्हें तो बात ही समझ नहीं आती, बड़ी मुश्किल बात लिखते हैं। डेमोक्रेसी से रेलेवेंट कोई बात लिख रहे हैं तो पता नहीं कौन से साइंसदान या फिलोसोफर या आइंस्टाइन ने भी कोई बचपन में गलती से डेमोक्रेसी बोल दिया होगा तो उसकी भी बात अंदर डाल देंगे। मतलब रेफरेंसेस रेफरेंसेस रेफरेंसेस, तो बात समझ नहीं आ रही होती, ना कनेक्टिविटी होती है। तो बस आई एम ट्राइंग टू से बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस कि आई एम नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ना मैंने कोई बहुत एक्स्ट्रा माइल एफर्ट की कि मेरे पास ये सोर्स भी आ जाए, ये सोर्स भी आ जाए। बस मैंने क्वांटिटी को क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया और 3 चीजों का ख्याल रखा हर क्वेश्चन के अंदर, रेलेवेंस, कनेक्टिविटी, कोहेरेंस। बस इन 3 चीजों का ख्याल रखा मैंने हर क्वेश्चन के अंदर और इट पेड मी ऑफ। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बारे में आई टेक अ क्वेश्चन जो मैंने बात की है, यही मैंने पैटर्न फॉलो किया कि इसी तरीके से मैं करूँ। हाँ, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगी कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने हर क्वेश्चन को ऐसे की तरह ही सॉल्व किया, तो आई रोट इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी सिंगल क्वेश्चन। अब इंट्रोडक्शन में लोग क्या करते हैं कि अगर सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स का वो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैंने किया स्टेट ऑफ नेचर के बारे में तीनों क्या कहते हैं, उनका क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर उन तीनों फिलोसफर्स का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देंगे, स्टेट ऑफ नेचर का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देंगे, ये चीजें करके इंट्रोडक्शन खत्म कर देंगे। जनरल परसेप्शन यही है ना। अगर आप लोगों में कोई और इंट्रोडक्शन की कोई और डेफिनेशन देना चाहता है तो यू कैन पार्टिसिपेट। इंट्रोडक्शन इसके अलावा क्या होता है? दिस इज इट। Directly with the question what is being asked,
इंस्टेड ऑफ कि आप उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पे चले जाओ. Exactly, I agree. It should hit the bullseye. Exactly. It should be that way. ठीक है. तो introduction is equal to executive summary of answer. This should be the introduction. इसके अंदर आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी आ जाती है कि आपकी टेक क्या है. थीसिस स्टेटमेंट के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका भी कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं दे सकती. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे एस्से के खानदान का नहीं पता कि फलां कौन है, फलां शिद्र नसब जो निकाला हुआ सारे एसेस का, मुझे सिर्फ 3 बातों का पता है जो मैंने आप लोगों को बता दी. और लाइकवाइज मुझे थीसिस स्टेटमेंट का भी ये पता है कि मेरी टेक क्या है इसके ऊपर. तो ये जो एग्जेक्टिव समरी आप लिखते हैं ना क्वेश्चन की, इस पे आपकी टेक क्या है वो भी अंदर आ जाती है. जैसे सर ने बोला दैट यू शुड हिट द बुल्सआई, दैट्स इट. वो इंट्रोडक्शन पढ़ के ही पता चल जाता है एग्जामिनर को किसने क्या किया. अंदर फिर आपको फैंसी हेडलाइंस डालने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रीलिम्स है, प्री रिक्विजिट है और एपिलिप्स है, पता नहीं एपोकलिप्स है, क्या है, आई डोंट नो, बड़ा कुछ है जो मुझे समझ नहीं आता. तो ये है मेरा, तो यही रहा. बाकी आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस है या एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, वी विल हैव अ क्रॉस डिस्कशन. यस प्लीज. मेरे ऑप्शनल्स थे पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, यूएस हिस्ट्री और पंजाबी. आइडियल आंसर की लेंथ आई ट्राइड वैसे ऑनेस्टली कि मेरा 14 से कम ना हो. ठीक है, लेकिन ये बहुत कुछ पेपर के अंदर ऐसा हुआ था जब मेरी एनर्जी बिल्कुल कम होना शुरू हो गई थी और जो मुझे सवाल समझ नहीं आते थे, फिर आई ट्राइड एक चीज कि अगर 10 भी होती है, 8 भी होती है, इट्स ओके, लेकिन बैलेंस होना चाहिए पूरे पेपर के अंदर. शुरू में आप 16 लिख दें या 20 लिख दें, फिर आगे 8 और फिर उसके बाद 10 और फिर आखिरी वाला 6 लिखा हुआ है तो फिर अच्छा नहीं होता. इसमें थोड़ा सा स्मार्ट ये कर लें आप लोग कि पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना होने दें इन टर्म्स ऑफ लेंथ और क्वालिटी एवरीथिंग. और उसके बाद थर्ड वाला अगर थोड़ा सा हो भी जाता है कॉम्प्रोमाइज तो वो बैलेंस हो जाएगा. फर्स्ट और लास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन. ये चीज है. एक आध पेपर मुझे पता है आई डिड समथिंग लाइक दैट, तो इट हेल्प मी. हम राइट पे ज्यादा फोकस किया आपने. राइट आप कह रही हैं कि कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएं या क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें या फिर मॉक एग्जाम्स को प्रैक्टिस करें, तो वैसे ही मतलब इसमें ज्यादा जो है ये सारी चीजें करें. अब आपके पास 2 माह रह गए हैं ना, तो अगर आप लोगों की बात करें तो आप लोगों को सिर्फ मॉक अगर दे सकते हैं तो मॉक दें, नहीं भी देने, क्योंकि इस टाइम तक बंदा वैसे ही पता चल चुका होता है उसको कि मेरी इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन भी इंसान अच्छी खासी कर सकता है. तो आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आई डिडंट जॉइन एनी एकेडमी और कोई मेंटर किसी और सब्जेक्ट के लिए. मेरे पास 6 माह थे, आई प्रिपेयर्ड इन 6 मंथ्स. 6 माह में जिस बंदे को कख नहीं आता सोशल साइंसेज का और कोई चीज उसको नहीं पता, उसने बैठ के कर लिया है, तो आप लोग तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं. बस वही बात है सरवली कि यू नीड टू हिट द बुल्सआई एंड दैट्स इट. कुछ चीजें और जी ऑब्जेक्टिव्स की मतलब आपकी पोस्ट कैसी रही आपने? एमसीक्यूज मैंने रट्टा मारने की कोशिश की थी. लोग कहते हैं कि 250 नंबर आपका सेव हो जाता है अगर आप रट्टे शट्टे मार लें एमसीक्यू. मेरे से रट्टा लगता नहीं है, मैं तो समझ है. तो मैंने क्रिमिनोलॉजी के एमसीक्यूज पर रट्टे मारे, 600 पता नहीं एमसीक्यू, जहां से जो फाइल मिल रही थी ना, मैंने बस उसको फर्स्ट समझा के इसको याद कर लेना चाहिए. कलमे की तरह मैंने उसको याद करने की कोशिश की. मुझे याद नहीं होता था कि ये कौन सा एमसीक्यू क्या नहीं. तो मेरे ख्याल से जब आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे थे ना, सबसे सेफ अप्रोच ही होती है कि आप उसमें से जो भी आपको चीज लग रही होती है ना कि एमसीक्यू में आ सकती है, मतलब कोई नंबर, कोई पर्सनालिटी का कुछ इस तरह से, कोई भी ऐसी चीज, तो वो आप साइड पे लिखते जाया करें और एंड पे आप वो अपने 4-5 जो पेजेस आपके बने होंगे ना सिलेबस के, उसको रिवाइज कर लेंगे. सबसे अच्छी अप्रोच होती है, क्योंकि मुझे लगता है रट्टा मारना कभी भी सेफ अप्रोच नहीं होती. वो रिटेन रहता ही नहीं है आपको. आप डबल माइंडेड हो जाते हैं एक एमसीक्यू को देख के. सबसे सेफ अप्रोच ह्यूमन माइंड को बताने के लिए, समझाने के लिए और रिटेन कराने के लिए स्टोरी टेलिंग होती है. आप कुरान पाक की एग्जाम्पल ले लें, स्टोरी टेलिंग है उसके अंदर, क्योंकि बेहतरीन तरीके से कोई चीज रिटेन रह सकती है तो वो स्टोरी टेलिंग है. तो आप स्टोरी टेलिंग करें अपने आप को, चीजों के कनेक्शंस बनाएं, इवन एमसीक्यूज की स्टोरीज बनाएं, उस तरीके से याद करें. ये बहुत सेफ अप्रोच है, आप लोगों को हेल्प करेगी. क्रिमिनोलॉजी के सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज. मैंने तो उसको इंटरनेट से स्क्रॉल किया. जो 4th सेक्शन है ना उसका,
वो तो आप इंटरनेट से ही करें, बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें जो इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग है, बल्कि लास्ट वीक एक क्वेश्चन आया हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो करेंसी का, तो वो तो आपको किसी बुक से मुझे नहीं लगता कि कोई एसेस मिलेगा, क्योंकि दैट इज वेरी लेटेस्ट। तो वो आप इस तरीके से करें। बाकी एफपीएससी के रिकमेंडेड में से कोई भी एक दो किताब निकालने, एक सेगल की थी और एक पता नहीं कौन सी थी, मैं जरा मुझे भूल जाता होता है, मेरा थोड़ा मसला है। अगर कोई ग्रुप है तो आई विल शेयर माय सोर्सेज, मैंने किन किताबों से पढ़ा था। जब मेरे पास टाइम था, प्रेसी वाज द की टू मेक नोट्स। मतलब अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ा ना, मतलब स्टार्ट में मैंने जब एसए स्टार्ट किया था ना, एसए के लिए एज आई टोल्ड यू दैट आई जॉइंड सर हमूद, ठीक है। उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो जब आप टाइम होता है वो पूछ लेते हैं कि आप कर सकते हैं, तो वो आपको रीडिंग्स देते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा रीडिंग्स का, ठीक है। तो वो आपके अंदर एक इनकलकेट कर देते हैं ये वाली हैबिट। तो वो मैं क्या करती थी कि अगर मैंने सपोज कोई एक फिलोसफर पढ़ना स्टार्ट किया, बर्ट्रैंड रसल को पढ़ाते हैं वो इस तरह करके, सपोज आप बर्ट्रैंड रसल की एग्जांपल ले लें, ठीक है। आप बर्ट्रैंड रसल की कोई एक चैप्टर आपने पढ़ा डेमोक्रेसी पे या किसी भी चीज पे, तो मैंने अपने ऊपर फर्ज किया हुआ था कि इस एक चैप्टर का एक सफे से ज्यादा मैंने नहीं नोट्स जाने देने, चाहे मुझे इची बिची करके कोनों में लिखना पड़े, लेकिन एक सफे से आगे नहीं जाएंगे नोट्स, ठीक है। मुझे जब ये पता चल गया कि मेरे पास लिमिट ही एक सफे की एक चैप्टर की, तो फिर खुद ब खुद काम की चीजें सिर्फ मैंने लिखना शुरू कर दी। क्योंकि आपको पता है हम जब कोई अच्छा सोर्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है हर बात ही अच्छी है, हर बात ही पेपर में लिखी जा सकती है, मुझे हर बात ही समझ आ रही है, तो इसका मतलब है मुझे हर बात ही याद रहेगी, ऐसे लग रहा होता है ना, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर ये किया हुआ था कि एक पेज से आगे एक चैप्टर के नोट्स नहीं जाएंगे। तो इसका मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने फिर सिर्फ उसी चीज को लिखना शुरू किया जो मुझे याद रहेगी। और आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने किसी भी फिलोसोफर या किसी भी पर्सनैलिटी को कोट एज इट इज उसके वर्ड्स में किया हो किसी एक पेपर में भी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मेरा रट्टा नहीं अच्छा, और मैंने अपने आप को इस बाउंड्री से ही बाहर रखा, ठीक है, रट्टे वाली बाउंड्री से। तो अपने अपने लफ्जों में बस नाम लिख दिया कि मैंने इसको पढ़ा था और इसने ऐसा कहा था, मैंने इस तरीके से किया। ऑब्वियसली फर्स्ट में नहीं लिख रहे, फर्स्ट पर्सन में नहीं आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते, लेकिन वो आपकी अपनी टैक्टिक है, आप किस तरीके से लिखते हैं। बट मैंने उसको कोट कर दिया होता था कि मैंने इस बंदे को पढ़ा, इसने ऐसा कहा, ये इस बात को एंडोर्स कर रहा है, इस सोर्स में कर रहा है, इस किताब में कर रहा है, इस आर्टिकल में कर रहा है। मैंने किसी चीज का नहीं रट्टा मारा कि वो एज इट इज में। मुझे याद पड़ता बड़ी एक आज आके ना कोई थोड़ी बहुत ही चीजें थी जिसमें एक विल ड्यूरांट की वाली थी, फ्रीडम डाइज इन क्योस, उसमें भी यही लाइन याद रहेगी मुझे। तो ये इस तरह करके कुछ बहुत कॉम्पिटिशन्स मैंने याद की थी। टाइम ही नहीं होता। जब मैं टेस्ट दे रही थी ना सर विकास को, मैंने किसी चीज के टेस्ट नहीं दिए सिवाय पॉलिटिकल साइंस के, तो मेरी कोशिश होती थी कि इसमें मैं पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आउटलाइन बनाऊं, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन वो क्या कहते हैं लिखा है ना सारा, उसी की हेडिंग्स को बस फटाफट आउटलाइन लिख के नीचे लिख दूं। तो वो और मैं घर से बैठ के कर रही होती थी, ऑनलाइन सर को टेस्ट चेक कराए थे, तो मैं थोड़ा बहुत डंडी मार लेती होती थी टाइम की, आउटलाइन बस आउटलाइन लिख लूं फटाफट, सर को कौन सा पता चल रहा है क्या टाइम हुआ क्या नहीं। ये पेपर में नहीं ऐसा होता, तो मैंने मेरी कोई आउटलाइन नहीं बनी। रिटन में देख के बताती हूँ, मोबाइल उधर पड़ा हुआ है, आई ऑनेस्टली डोंट रिमेम्बर। मेरे ख्याल से 819 टोटल है, 160 उसमें से इंटरव्यू के, बाकी पीछे माइनस करने जो है वो रिटन के होंगे। मैंने किया ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा बहुत इशू था, मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैंने उधर भी थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेन यूज किया कि मुझे उस चीज पे एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए जिसमें मैं सेफ जोन में रहूं। एबिलिटी के नंबर ही कितने हैं और कौन सा उसको अलहदा पास करना है, और उसमें आप आज भी बैठ के एबिलिटी की कोई किताब पकड़ लेंगे ना, मियां शफी की या फिर हाफिज करीमदाद चुगताई की, ठीक है, आप उसको कर लेंगे, जो जनरली एचसीएफ और ये वो सारा कुछ है, और कुछ इनकम और ये जो स्टैट्स और कैलकुलेशंस हैं, पेपर में ये नहीं आएगा। ऐसा है ना, अगर आप लोगों में से किसी ने है ना, नहीं आएगा पेपर में। हाँ जी, बहुत मुख्तलिफ होता है, मुझसे भी नहीं होता। मतलब आइडिया हो रहा था कि जो ओरिजिनली क्वेश्चंस आते हैं और जो पास्ट पेपर में है दे आर टोटली डिफरेंट। छोड़ दिया था मैंने, पेपर में बैठ के तुक्के शुक्के मारे। मैंने बायो वाला पोर्शन इतना अच्छा किया, उसमें इतनी डायग्राम्स बनाई कि वो एग्जामिनर का दिल करे मुझसे किताब लिखवा ले बायो पे, इतनी अच्छी डायग्राम्स बनाई मैंने। लेकिन जो एबिलिटी वाला पोर्शन था उसमें बस वो जो थोड़े जंबल वर्ड्स और ये वो वाले क्वेश्चन थे ना, बच्चों वाले जो होते हैं, तो दिमाग तो खैर उस वक्त उस पर भी नहीं काम कर रहा था, लेकिन मैंने वो 2-3 क्वेश्चन के पार्ट्स अटेम्प्ट किए
2-3 बिल्कुल भी मुझसे नहीं हुए, तो आई जस्ट मेन सोर्सेस। पॉलिटिकल साइंस तो मैंने इतनी पढ़ी है कि मैंने वाकई बहुत पढ़ी है, जो सोर्स मिल रहा होता था ना मैं उसको पढ़ी जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पॉलिटिकल साइंस अच्छी पढ़ ली तो मेरे बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसा हुआ था, मुझे बहुत काम आई थी। तो उसमें मैंने एंड्रयू हेवुड को पढ़ा था, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये 2 किताबें जिसमें नेशनलिज्म, फैशिज्म और ये वो सारी बातें उसने की हुई हैं। और वो जो था ये एक और, एक जॉर्ज एच सेबाइन को मैंने नहीं पढ़ा, इसके रिलेटिवली एक और होती है, सॉरी, हाँ जूड हार्मन, ये पढ़ी थी मैंने, वेस्टर्न फिलोसफर्स की। पेपर 2 कैसे किया था? पेपर 2 ऐसे किया था, एक तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो सोर्सेज थे ना उनको अच्छा पढ़ा था, कुछ किताबें जिसमें फॉरेन पॉलिसी वाली किताब थी, जिसके अंदर फॉर्मेटिव फेज वाली थी, ट्रैक टू पाकिस्तान वाली थी, और ये मैंने अभी जो बताया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली बात बताई है, ये इसके अंदर भी नेशनलिज्म और वो सारी चीजें थी। पेपर 2 में जनरल यही बातें हो रही होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस भी अलग होते हैं, कैले और भट्टी वो वाली कॉन्स्टिट्यूशंस वहीं से, कुछ ऐसी किताब का नाम था, हाँ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वहीं से कॉन्स्टिट्यूशंस वहीं से किए थे मैंने। अच्छा, अब इसमें भी है कि नोट्स, अब जैसे वो मैंने आपको इस चैप्टर की बात बताई थी ना कि थ्योरी में या कोई ऐसी चीज आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो उसका आप 1 पेज तक कॉन्स्ट्रेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई सब्जेक्ट वाइज बना रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होता। फिर वो ये कि आप सेगमेंट्स में उसकी शॉर्टनिंग करते हैं। आप पहले नोट्स बना रहे हैं, आपने स्टार्ट किया वेस्टर्न फिलोसफर को पढ़ना, आप सपोज आप प्लेटो पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसकी एमसीक्यू अप्रोच होगी कि उसके जो थोड़े बहुत स्टैट्स एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं कि उसकी क्या एक्सपर्टीज थी या उसकी क्या फिलोसफीज थी जनरली, या कोई उसकी बर्थ ईयर पूछ लेंगे या डेथ ईयर पूछ लेंगे, कोई इस तरह की चीजें। एक आपकी उसकी अप्रोच होगी कि उसकी फिलोसफी क्या है, आप इस पे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि आप सेफ जोन में रहने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन पे भी बना लेंगे, क्योंकि ज्यादातर आप सॉफ्ट में पढ़ रहे होते हैं, मैं तो ज्यादा किताबें सॉफ्ट में ही पढ़ी थी, तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी थोड़ी साथ लिखनी पड़ती थी। फिर उसके बाद आप बनाएंगे कि कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर आप इसको कैसे आज इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है वहां पे ये फिलोसफी की रिलेटिविटी कितनी है, इस तरीके से। फिर वो शॉर्ट होते गए, मतलब अगली दफा मैंने कोई और फिलोसफर पढ़ा, मैंने उसको लिंक किया, मतलब अल्टीमेटली मेरे फिलोसफर्स एक पेज पे इस तरह थे कि मैंने मोटा सा एक फिलोसफी लिखी हुई थी कि इसकी फिलोसफी ये है, और मैंने मोटे मोटे सिर्फ लफ्ज लिखे हुए थे कि इनकी रिलेटिविटी क्या है और एक्सप्लेनेशन में ये किस चीज की बात कर, एग्जाम्पल्स के नाम इस तरह से लिखा हुआ था, अंदर की कोई चीज नहीं, नाम सिर्फ की टर्म्स, इस तरह से एंड पे मैंने किया था। तो एंड पे आप पेपर वाली रात वैसे भी आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एक्सटेंसिव नोट्स कर लें, सिर्फ यही देख लें तो बड़ी बात होती है। वही बात, इज देयर एनी, मैं पानी पी, थैंक यू। मैंने ना इस्लामियात का पेपर भी एक एसे की तरह अटेम्प्ट किया था, नॉर्मल पेपर। ये इस्लामियात का जो पेपर है ना, इट्स लाइक अनदर सब्जेक्ट, इट्स नॉट कुरानिक और अरबिक पेपर, ठीक है। ये चीज दिमाग से निकाल दें, आपको नहीं एक भी आयत नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, जरूरी तो नहीं है, मैंने को बहुत आयतें तो नहीं लिखी अंदर, मुझे लगता है 1 या 2 ही मुश्किल से लिखी होंगी। आई ट्राई टू इंटीग्रेट फिलोसफीज एंड थेरीज इनटू द पेपर ऑफ इस्लामियात। मैंने वेस्टर्न फिलोसफर्स को कोट किया, मैंने पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स को कोट किया, जो इस्लामोफोबिया वाला क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने पूरी जनरली वर्ल्ड वाइड अप्रोच इस्लामोफोबिया की डाली। मैंने उसके अंदर बताया कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली बात, और फिर उसके बाद उनके खौफ बताए कि वो किस वजह से इस्लाम को दबा रहे हैं। वो उसके अंदर वो टाइम भी आ जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम भी आ जाता है। इफ यू रिमेंबर ग्रीन रेवोल्यूशन में यही हुआ था ना, पॉप्स और प्रीस्ट वाला, वो 2 स्कूल्स बन गए थे, प्रोटेस्टेंट्स वाले और वो कैथोलिक्स, ठीक है। उनको फिर से वही खौफ आ गया कि वो दोबारा वही रिलीजियस क्लर्जी ऊपर आने वाली है, इसलिए वो इस्लाम को भी दबा रहे हैं क्योंकि वो प्रमोट करता है रिलीजियस क्लर्जी को, एक तरीके से एक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो वो उस तरीके को अलाइन करके मैंने एक बड़ी जनरल तरीके से बात की थी पूरी, ना कि उसको इस्लामोफोबिया को पर्सनली इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव बन के इस्लाम को जस्टिफाई करूं मैं पेपर पे।
आई एम नॉट सपोज टू डू दैट. टेक इस्लामिक स्टडीज एज नॉर्मल पेपर, उसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. अगर आप उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो इस्लामियात का पेपर है, उसमें अरबी लिखनी पड़ेगी, उसमें रेफरेंसेस सिर्फ आयात के ही कोट कर सकते हैं, तो फिर नहीं. बल्कि अच्छा मैं बताती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया इस्लामिक स्टडीज. मैंने इंग्लिश में किया था. मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, सब लोग कहते हैं कि कोई मार्क्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है, लेकिन टेक्निकली स्मार्ट अप्रोच इंग्लिश है. आप सारे पेपर इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, आपका टेम्पो इंग्लिश लिखने का बना होता है, इस साइड से रिफ्लेक्स बना होता है. एकदम आप उर्दू में लिखना स्टार्ट कर देंगे ना तो थोड़ा मसला हो जाएगा. आपने सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ी हैं, आपके पास सारी फिलोसफी, सारी थेरी, सारे रेफरेंसेस, सारे स्टैट्स वर्ल्ड वाइड इंग्लिश में मौजूद हैं. आप इस्लामियात में लगाएं उनको. वॉर पे बात हो रही है तो वर्ल्ड वाइड भी लगाएं, और इस्लामियात के भी जो मतलब कुरानिक रेफरेंसेस हैं या वॉर के बारे में जो अल्लाह ताला ने कहा है, या जो हमारी स्ट्रेटजीज रही, ठीक है, जूस ओ बैलम, पता नहीं कुछ इस तरह करके टर्मिनोलॉजीज थी, जूस बैलम कुछ इस तरह से थी, वो यूज करें. ठीक है, साथ में आप इंटीग्रेट करें कि फलाना फिलोसफर वॉर के बारे में क्या कहता था. मतलब हर कोई पीस की बात ही करता है और इस्लाम भी यही करता है, इस तरीके से. ये आपको स्मार्ट, अगर आप इस तरीके से स्मार्ट वे से सोचेंगे तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ फायदा देगी. मुझे ये चीज़ फायदा दी थी कि मुझे कोई बहुत एक्स्ट्रा माइल जाके इस्लामिक स्टडीज की तैयारी नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि इंग्लिश था, ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड थे, एसए और बाकी सोशल साइंसेस के, तो एक आधे रेफरेंसेस तो बंदा दे ही देता है आयत के, वो काम कर जाता है. और अगर आपको बिलफर्ज बिल्कुल अरेबिक नहीं याद होती तो इंग्लिश में दे दें, कोई मसला नहीं है. मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख अपने वर्ड्स में लिख दें, अपने वर्ड्स में. हाँ जी, दाय लॉर्ड और इस तरह करके. अपने वर्ड्स में लिख दें. अल कुरानिक ऐसे करके कोई रेफरेंस लगा दें नीचे के कुरान से, मतलब ये मीनिंग है या कुछ इस तरह करके कुछ भी लिख दें, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखना जरूरी नहीं है कि आप उसी तरह सेम टू सेम लिखें. आप कौन सा कोई बड़े इन्वर्टेड कोमास में लिख रहे हैं या इस तरह करके. एक और चीज जो मुझे बड़ी हेल्प की थी, मुझे लगता है कि थोड़ा मैच्योर इंप्रेशन जाता है इससे. एस्से में यूजुअली लोग ये कर रहे होते हैं कि एस्से लिख रहे हैं तो बड़ा उसको ऑर्नामेंट कर करके इस तरीके से लिख रहे हैं कि वो जैसे बचपन में नहीं हम लिखते होते थे कि ये आपने एस्से स्टार्ट किया, ये जा रहे हैं आराम से सारी लाइनें, ठीक है, कोटेशन आई है दरमियान में, ये आपने कोटेशन लिखी, फिर आप वापस ऐसे लिखते हैं. अगर आपने एस्से लिखना है ना तो आप उसको नॉर्मली पूरे एस्से को चलता रहने दें. उसके अंदर कोई खास बात भी आ रही है, कोई आम बात भी आ रही है, उसको चलता रहने दें. बस जहां पे आपको लगता है कि आपका आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा मुद्दल गुफ्तगू का तासुर दे रहा है ना, वहां पे आप उसी लाइन को जितने आप संभाल सकते हैं. एक आउटलाइन की एक लाइन का मतलब है एक पैराग्राफ. अगर आप इतने पैराग्राफ लिख सकते हैं तो आप लिख लें. मैंने तो अपने ऊपर फर्ज किया हुआ था कि मैंने 15 से आगे नहीं जाना. जितने मर्जी मुझे आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, मैंने 15 से आगे नहीं जाना. मेरी कैपेसिटी नहीं है 15 पैराग्राफ से ज्यादा लिखने की. हेडर्स इट्स अप टू, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है अप्रोच. ऐसे की कोई ऐसा कोई अप्रोच तो नहीं है जो एफपीएससी ने बताई हो, या कोई मतलब आप इस तरीके से करें इस तरीके से करें. वो 3 रिक्वायरमेंट करते हैं, अगर आपकी उस तरीके से पूरी हो रही है आप उस तरीके से कर लें. मेरा ये था कि मैं इंटेरोगेटिव आउटलाइन बनाती थी, हाउ, वाई, व्हेन, ये वो, वे फॉरवर्ड, इस तरीके से ना इंटेरोगेटिव थी. और दूसरा ये कि वही बात के एक सेक्शन के अंदर 5 बातें, अगर सेक्शंस एक्सीड कर रहे हैं, 3 की बजाय 4-5 बन रहे हैं, तो फिर मैं बैलेंस इस तरह मेंटेन करती थी कि ओवरऑल 15 से 18 से ज्यादा मेरी आउटलाइन ना बने. क्वेश्चन मार्क, हाँ. सपोज के
मीडिया प्लेज अ ग्रेट रोल इन गुड गवर्नेंस, हाउ, ठीक है, तो मीडिया का क्या लिंक है गवर्नेंस से, और ये इस तरह करके तो फिर क्वेश्चन मार्क होता था एंड में। ऐसे कोई वो लिखते हुए एक्सप्लेनेशन, अच्छा, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट फील इट सेफ अप्रोच। मैं हूं तो मैं ना करूं, बाकी मुझे नहीं पता, किसी टीचर से पूछें, ज्यादा पे बता देंगे। मैडम आप सर का आपने देखा किया, आप उन्हें उनका पैटर्न ज्यादा क्या है, वो भी राइटिंग वाला पैटर्न है ज्यादा, और क्या आप उन्हें किस हिसाब से रिकमेंड करती हैं, कितना टाइम पहले क्या भी जाया जाता? अभी नहीं, मैं तो अगर मुखलिसाना मशवरा लें तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि अभी क्या होगा, फायदा ही नहीं होगा, आप वो सीखेंगे नहीं जो सर की कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो एक बॉन्ड आपका बन सकता है सर के साथ। सर वुड यू एग्री? ठीक है, स्टार्टिंग में वो जो रीडिंग्स होती है ना, जो कंटेंट वो 100 ग्रेड रीडिंग्स पूरा ग्रेट एस्पायरेंट देते हैं, करवाते हैं, वो वहां से जो बॉन्ड आपका बनता है ना, वहां से यू स्टार्ट कीपिंग योरसेल्फ ऑन द ट्रैक। आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि मैंने करना क्या है, वहां से आपकी ये प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। राइट 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 राइट, सॉरी, अगर तो आपका 80 नंबर का पेपर बहुत अच्छा हो गया तो फिर आप 20 नंबर की टेंशन लें तैयारी, तो अगर तो आपका वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया हुआ ना, तो फिर इन 20 नंबर की टेंशन लें, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे जो आए थे ना वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, इफ यू गाइस रिमेंबर, तो ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया था, वो सैयद अली मुर्तजा जो CSP हैं, उन्होंने किया था कि कनोली वालों का बदला लिया है इनसे, हम वाले बैच से ना, तो वो नीचे शशि थरूर भी सस्पेक्टेड कि ये वर्ड तो है ही नहीं है अंदर डिक्शनरी में, दो वर्ड्स ऐसे थे जो थे ही नहीं डिक्शनरी में। तो मैं यही बात है ना, देखें आपके पास इतना हाथी जो है आपका रहता है, आप दुम की फिक्र कर रहे हैं कि गुजर जाएगी कि नहीं, आप हाथी तो गुजार लें पहले कमरे के दरवाजे से, ठीक है। तो ये स्मार्ट अप्रोच, अब मैं पागल होके वहां पे बैठ जाती कि मैं साइंस का बैकग्राउंड है, मुझे तो मैथ्स आती नहीं है, बचपन से मैथ्स नहीं आया मुझे, अब मैंने मैथ्स ही करना है, मैंने एबिलिटी के पोर्शन को एस कर लेना है, तो क्या कर लेना था मैंने, सपोज मेरे पूरे नंबर भी आ जाते तो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी क्या जरूरत है। इसीलिए हर किसी को सुन के हर किसी के पैटर्न पे ना चलें कि अगर किसी ने ये स्केड्यूल फॉलो किया तो वो आपको भी सूट करेगा, उसकी और जिंदगी है, उसके और मसले हैं, उसके और कंसर्न्स हैं, उसकी और जरूरियात हैं, आपकी और हैं। आप अपने आप को समझें, वन इज बेस्ट जज ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को समझें, आपको बहुत सारी चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी। जेंडर के क्या सोर्सेस थे पढ़ने की कि लिखने की? अच्छा, पेपर अटेम्प्ट में ये क्या है, ट्राइड की प्रैक्टिस के अंदर कि मैंने 25-20 मिनट मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ था, क्वेश्चन को उससे आगे नहीं जाने देना। प्रैक्टिस में, पेपर में बड़े आराम से टाइम मैनेज हो जाता है, पेपर में मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे बन जाते हैं ना। मुझे सबसे ज्यादा खौफ एग्जाम्स का सिर्फ एक था, टाइम का, कि मैंने रह जाना है, मेरे 2 सवाल होने और पेपर खत्म हो जाना है, लेकिन वो मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरा ये खौफ था पेपर में बैठ के, क्योंकि मैंने उसकी इतनी प्रैक्टिस की हुई थी कि मैंने 20 से 25 मिनट के अंदर एक सवाल लिखना है, दैट्स इट, ये ठीक है। अपने आप को टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, पास्ट पेपर के क्वेश्चन निकाला कि नहीं, 20 से 25 मिनट आइसोलेशन में बैठे, किसी को नहीं मुंह लगाना, क़यामत आ रही है बाहर आ लेने दें, 25 मिनट के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, 25 से फिर 20 पे आए, तो इट विल हेल्प यू इंशाल्लाह। जेंडर मैंने ऐसे किया था कि एक तो 50 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर जो है किताब, और 2 और किताबें बड़े अच्छे से ऑथर हैं, उनके इंटरनेशनल किताबें हैं, तो फिर इस मसला वही ऑथर मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने एक काम किया था कि हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोगों के लिए भी फायदेमंद है कि 2 माह रह गए हैं तो यूट्यूब देखा करें, बंदा वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है, तो अच्छी वीडियोस, अच्छे सोर्सेज, चैनल्स हैं, वहां से बंदा बहुत सारी चीजें कवर कर लेता है, क्योंकि आप पढ़ने वाला टाइम तो गुजर गया, अब तो नहीं आप पढ़ सकते 2 माह में। चैनल्स क्या पढ़ना है, क्रैश कोर्स, एक तो क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स जो है जिसके अंदर आपको पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री 10 से 15 मिनट के अंदर कोई भी चैप्टर निकाल लेंगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो आ जाएगा। अगर आप बहुत हाँ जी, क्रैश कोर्स, ठीक है। US हिस्ट्री वालों के लिए भी फायदेमंद है, ब्रिटिश हिस्ट्री वालों के लिए भी है, तो वो काफी फायदा देगी आपको।
अच्छा, और देखो सुनो जानो, ये भी अच्छा चैनल है, लेकिन अब अभी नहीं आप लोगों के लिए फायदा देगा वो, अब टाइम बहुत कम है, उसमें एक्सपेंसिव वीडियोस हैं। इंडो पाक वालों को दे सकता है फायदा। और और जनरली जो टॉपिक पढ़ना है ना, उसको यूट्यूब पे सर्च करें, खुद ही बेस्ट आ जाते हैं नीचे, आपको पता चल जाता है। विंडोज और मैडम डिक्लाइन ही जा रहा है, उसमें रखनी चाहिए या रिप्लेस कर लेनी चाहिए? नो आइडिया, आई डिडंट ऑप्ट इट वैसे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पे एक बात बताती हूँ, मेरे पंजाबी में बड़े गंदे नंबर हैं, ठीक है, मेरे हैं 57 या 9 समथिंग। मैंने बताया मेरे पास 6 माह का टाइम था, और इसमें मैंने सर्वे ही एक तरह का किया था कि कौन सा सब्जेक्ट फायदा देगा कौन सा नहीं। सिंस मेरे पास इस चीज़ का टाइम नहीं था कि मैं एक नया सब्जेक्ट उठाऊं, उसके नए कॉन्सेप्ट्स को समझूं, तो आई प्रेफर्ड ऑप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। था उसमें शेर याद करने पड़ते हैं, मुझे वो भी नहीं होते थे। फिर मैंने क्या किया था कि अपनी अपनी ही ऑडियो में शेर रिकॉर्ड किए हुए थे, जब मेरी हर चीज से पास हो जाती थी तो फिर मैं एंट्री लगा के वो शेर सुन लेती थी कि चलो कुछ तो याद होगा मुझे। तो कुछ याद होने के ये नंबर आ गए फिर मैंने। तो ये बात करने का मकसद ये है कि पंजाबी में 89 मार्क्स लिए हैं लोगों के, 92 भी हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इफ यू आर गुड एट इंडो पाक एंड यू थिंक इट विल कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग अदर सब्जेक्ट्स एंड रिगार्डिंग पीस ऑफ माइंड, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट करिए, लेट इट बी, यू विल स्कोर इंशाल्लाह गुड मार्क्स। मार्क्स बड़े अच्छे आए हैं, हमारे बैच में पीएसपी में गए हैं मलिक बिदार बख्त, उनके मार्क्स 89 फिलोसफी में। उनको आती अच्छी थी ना, आपको अच्छी आती है तो आप भी रख लें। हाँ तो वो अच्छी चीजें रख लें, आप भी फिर हर सवाल के अंदर 10% फिलोसफी लिखा करें, आपकी तो मौजे। आप फिर 170 नंबर लीजिएगा, अगले साल आप यहाँ खड़े होंगे। रट्टा रट्टा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर रट्टा है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ है। यहाँ पे बैठे हुए कौन लोग अग्री करते हैं और कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पेपर बी आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को? नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है आवाम ने, नहीं उठाना चाहिए। अगर आप सिर्फ इस वजह से उठा रहे हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो नहीं उठाना चाहिए। मैं सिंसियर मशवरा आपको दूंगी। अब तो आपका फॉर्म भी चला गया होगा। अच्छा अच्छा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिपेयर कर चुके हैं, या आपका थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड है, या आपके पास कोई अच्छी मेंटोरशिप है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप 1.5 माह भी इस सब्जेक्ट को देंगे ना अदर अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स, तो यू विल एस इट, तो गो फॉर इट। अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस वजह से उठा रहे हैं कि पेपर बी मैंने प्रिपेयर किया है तो मैं ये पेपर भी कर लूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप क्रिमिनोलॉजी कर लें फिर, क्योंकि 4 सेक्शन और इतने मजेदार हैं कि आप तो उसको एंजॉय करके करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। एक था हमारे साथ ही लड़का, एसए में ही था, बहुत अच्छे एसेस लिखे थे उसने। सर हमूद के सेशन में ना सबसे पहले एसे जो सर ने एज ए स्पेसिमन हमें भेजा था ना, वो उन्हीं का था जिनका मैं जिक्र करने लगी हूँ। उनका लॉ का बैकग्राउंड था, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मैंने जब रखना था तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने छोड़ दिया, मेरा तो लॉ का बैकग्राउंड है, वो इतना ड्राई सब्जेक्ट है और वो आपको स्कोर भी फिर अच्छा नहीं देता, और आप पे अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम लीविंग इट एंड गोइंग फॉर अनदर सब्जेक्ट। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, प्रॉब्ली वो आपको सूट ना करे। आप जो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी को डिप्राइव नहीं कर रहा जो सब्जेक्ट, उसको उठा लें जो आप एंजॉय करेंगे। आई डिडंट पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, मैंने सिर्फ उस सब्जेक्ट को एंजॉय किया, अच्छी थ्योरी की किताबों से कॉन्सेप्ट्स निकाल के अच्छे अच्छे पढ़ लिए, तो मेरे नंबर मेरे ख्याल से 78 है क्रिमिनोलॉजी में। जी इकोनॉमी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, वो तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था वैसे। क्या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी इकोनॉमिक
जो उनकी ज़बूं हाली हुई आप उसको लिखते, आप बताते कि उन्होंने कहाँ कहाँ सैंक्शन लगाई, बलून इकोनॉमी की बात करते कि उन्होंने वो थे डिपेंड ही कर रहे थे उसके ऊपर, जंगों के ऊपर। वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बल्कि उनकी इकोनॉमी अच्छी गई थी क्योंकि उन्होंने दोबारा जंगों में डाल दिया था पूरी दुनिया को। एक ही तो काम करते हैं, वो पैसा बनाते ही एक जगह से, आर्म इंडस्ट्री सेमिनेशन से। तो वो सारी आर्ग्यूमेंटेशन यहाँ से आप करते हैं, केस स्टडीज कोट करते हैं अंदर कि कहाँ कहाँ जंग लगी, कोल्ड वॉर में क्या पार्टिसिपेशन, ये अमेरिका ने किसको कैसे सपोर्ट किया, कहाँ कहाँ कितना बजट गया। ये जनरल चीजें हैं, ये तो किसी किताब से नहीं। तो आपने आर्टिकल्स भी पढ़े हो ना अच्छे वाले, तो आप कर लेते हैं। एक दफा अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है एंड यू आर डन विद योर नोट्स, देन जस्ट गो थ्रू, लिख के, पढ़ के नहीं। अब अगर आप रोजाना ऐसा करेंगे ना, आप अपने एक सब्जेक्ट के नोट्स उठा लेंगे और उनको याद करना शुरू कर देंगे, जो मैंने लिखा था उसको रट्टा मारेंगे, वो नहीं याद होंगे। आई स्वेयर वो आपको नहीं याद होंगे। और कभी कभी तो आपको इतना बुरा डिप्रेशन होगा कि ये मैंने ही लिखा था और ये मैंने ही पढ़ा था। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है वीएन स्ट्रेटेजी का, दैट्स राइट। सिर्फ लिखें, चाहे अगर आपने आज सोचा हुआ है कि सपोज आप अपने किसी सब्जेक्ट का बताएं, क्रिमिनोलॉजी, आपने क्रिमिनोलॉजी का सेक्शन 1 रिवाइज करना है, ठीक है। आप सेक्शन 1 के 2 साल के पेपर उठाएं और सेक्शन 1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें आज। हाँ पता है क्या, ये सिर्फ 2016 के बाद वाले सब्जेक्ट्स की बात नहीं है। अच्छा सॉरी, मुझे बताइएगा, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। मैंने आपकी बात जेंडर स्टडीज में आपको बताया नहीं था कि यूट्यूब की वीडियोस से बात स्टार्ट हो गई थी। सर तैमूरुर रहमान की वीडियोस है जेंडर स्टडीज के ऊपर, जेंडर स्टडीज नहीं, जेंडर के ऊपर, फेमिनिज्म की 3 वेव्स के ऊपर। बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, अगर आपने वो देख ली ना तो आपको फेमिनिज्म सारा समझ आ जाएगा। और आप साथ साथ लिखती भी जाएंगे ना तो यू विल सरप्राइज बाय द एंड ऑफ द लेक्चर वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो के बाद के ये इतने नोट्स मेरे बन गए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, क्रिमिनोलॉजी की बात कर रहे थे हम, सेक्शन 1 की बात कर रहे थे, नहीं बल्कि पोटेंशियल की बात कर रहे थे। हर सब्जेक्ट के अंदर ये पोटेंशियल है। जो एफपीएससी ने सिलेबस बताया हुआ ना, आपको डिफाइन किया हुआ है, वो सिर्फ बाउंड्री वॉल है। हर साल उसके ऊपर फ्लोर्स नए खड़े हो जाते हैं। हमारी दफा भी हर सब्जेक्ट के ऊपर नए फ्लोर खड़े होंगे, पर बाउंड्री और बाउंड्री वॉल और जो बेस है वो सेम रहेगी। अब इसमें मेरे ख्याल से सबसे ट्रिकी चीज, जो कि वैसे तो हर पेपर के हर क्वेश्चन के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के अंदर आपने बहुत ध्यान से टर्म पूरी क्वेश्चन को डिकंस्ट्रक्ट करना होता है। क्या वो एनालिसिस मांग रहे हैं, क्या वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, क्या वो क्रिटिकल एनालिसिस मांग रहे हैं, या वो कोई खाली प्रोज एंड कॉन्स पूछ रहे हैं, या क्या आप पूछ क्या रहे हैं। वो यहाँ पे मार खा जाते हैं हम, क्या एग्जैक्टली हम समझ ही नहीं पाते कि वो हमसे क्या पूछ क्या रहे हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ एक जो सपोज आप कह लें कोई एक इशू है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, मैंने बड़ा कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं जो है ना उसके बारे में बात कर दूं, ठीक है, टर्म सिर्फ देख के क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है वो उन्होंने ये पूछा हो यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से रीजनल हेजेमनी पे क्या फर्क पड़ेगा चाइना की, या ग्लोबल हेजेमनी चाइना की कैसे बनेगी, या आप क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, कुछ इस तरह की चीजें अनफोल्ड करें चीजों को। मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स की सबसे सेफ अप्रोच यही है। और ये मैंने अपने एग्जाम से फारिग होने के बाद बहुत फारिग थी मैं, ठीक है, नौकरी वोकरी की मिल ही रही थी, तो मैंने सर का ना ये आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स वाला सेशन ज्वाइन किया सर वकास का। उसके अंदर मैंने इन चीजों को सीखा। फिर मैंने कहा अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने पेपर में क्या किया था। उस दिन मुझे पता चला था कि वो सर ने बहुत सारी टर्म्स बताई थी कि आप 15 दिन ईयरली कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। इसका क्या मतलब सर ने ना प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन को 5 तरीके से लिखवाया, और 5 तरीके से मुख्तलिफ ही था, एक ही बात नहीं आ रही थी उसके अंदर। मैंने जैसे लिखा, मुझे नहीं पता बाकियों का, लेकिन मुझे पता चला था कि ये डिफरेंट अप्रोच है। जैसे ही उन्होंने क्रिटिकल एनालाइज पूछा कि क्रिटिकली करें तो वो और तरीके से हो गया सवाल। जैसे उन्होंने पूछा आप इसको एक्सप्लेन करें तो वो और तरीके से हो गया। वो डिमेंशंस चाहिए ही नहीं थी जो क्रिटिकल एनालिसिस में चाहिए थी जब एक्सप्लेनेशन पूछी। तो ये जो की टर्म्स है ना, टू डीकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन, उनको समझ जाएं कि ये क्या है। और एक टॉपिक आप तैयार करते हैं तो उसको फिर हर तरीके से 360 डिग्री से करें। 7-8 टॉपिक प्रिपेयर कर लें करंट अफेयर्स के, लेकिन इस तरीके से करें कि फिर अगर उसमें से कोई 3 भी आ जाए तो आप बहुत सेफ जोन के अंदर हो। मेरे ख्याल से यही अप्रोच है करंट अफेयर्स। तो स्पेसिफिक हेडिंग कुछ लोग कहते हैं कि आप डिटेल हेडिंग दिया करें या क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग इसमें थिंक करें, या जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको बड़ा डायरेक्ट आप लिखें, रेलेवेंट लिखें, तो इससे दिमाग कैसे हो जाता है। रेलेवेंट क्या लिखें,
बिल्कुल डायरेक्ट लिखे, बात होता है कि हम चीजों को एक बैकग्राउंड के साथ लेके आते हैं उससे लिखते हैं। ये बात मैंने सबसे पहले की है, बैकग्राउंड की जरूरत ही नहीं होती। ये बहुत बड़े धोखे में रखा हुआ है इंट्रोडक्शन के नाम पे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लिख के, कॉन्टेक्स्ट लिख के, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की एक हेडिंग, कोई जरूरत ही नहीं होती इसकी। क्वेश्चन को समझें, अगर क्वेश्चन में जरूरत है, आप कोई ऐसी बात आगे एक्सप्लेन करने लगे हैं दैट स्टैंड्स ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो बताएं, तो भी उस वक्त बताएं जब वो स्टैंड कर रही है। क्या जरूरत है कि एक पूरा पैराग्राफ या एक सफा आप उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे लिख दें सिर्फ ये बताने के लिए एग्जामिनर को कि मैंने 2 किताबें पढ़ी हैं सिर्फ? वो कहेगा कि फायदा इसकी 2 किताबों को पढ़ने पे, तो उसको क्वेश्चन की समझ नहीं आई। तो इसलिए वो अननेसेसरी चीजें लिखी ना, जस्ट हिट द बुल्स आई। आपका क्वेश्चन? मैडम एक सप्ताह ये आता है कि जब एग्जाम चलती बात है आप कहीं लिखते हैं, सबसे पहले मैंने ये आपसे क्लियर करना था कि जब हम लिख रहे हैं तो वो चीज किस तरह पता चलेगा कि हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं? कोई आप टेम्पलेट होता है कि अच्छा हम देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हम उससे अपना आंसर जो है वो मैच कर लें कि हम जो चीज लिख रहे हैं। और जो दूसरी चीज है कि जब जैसे एग्जाम क्लियर होता है तो रिवीजन का जो आपने अभी क्वेश्चन मतलब आपने बताया था कि रिवीजन किस तरह करें लिखते हैं, लेकिन मैडम इससे भी सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अगर हम 2 सब्जेक्ट को लेकर चले जैसे कंपल्सरी है और ऑप्शनल है, तो हम अगर मतलब लिख रहे हैं, अब आपको पता है कि 2 सब्जेक्ट अगर हम एक दिन में करें उनके आंसर पे लिखें तो सारा दिन मतलब 2-4 घंटे तो लग जाएंगे एक सब्जेक्ट पे दूसरे सब्जेक्ट पे, वो सब्जेक्ट याद होगा कोई 10 से 15 दिन। अब हम जब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं 10-15 दिन उसको देखते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं तो पिछले वाला बोलना शुरू कर। अब इसको मतलब किस तरह इंटीग्रेट करते हैं चीजों को मतलब मैनेज किया जाए ताकि जो पिछली चीजें उनकी ना भूलें और जो अगली जो चीजें वो भी हम साथ सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप बता देंगे मतलब वो तरह इसको बैलेंस करते जाए। तो सबसे बड़ा इशू आता है ना वो यही आता है चीजें आपके एग्जाम में मतलब इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो सारी चीजें हम हमें याद आए और जब लिखने बैठने तो फिर ये मतलब पिछली वाली चीजें भूलना शुरू। आपका दूसरा क्वेश्चन इतना लंबा था मुझे पहला भूल गया, पहला क्या था? पहला मैडम जो आपने कहा मतलब किस तरह चेक करेंगे? हाँ, इवैल्यूएशन का मतलब अब आप गलत लिखी जा रहे हो आपको पता ही नहीं है कि मतलब लिख तो लेंगे वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चेक भी हमें फिर इसी तरह हमें हर सब्जेक्ट की इवैल्यूएशन करानी पड़ेगी। अगर आप कोई अच्छे 2 सब्जेक्ट इवैल्यूएट करा रहे हैं दैट वुड बी ना। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि बाकी पे ऐसे करना है, हर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऐसा मेरा ख्याल है, आपकी अपनी मर्जी आगे। क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं हर सब्जेक्ट की इवैल्यूएशन कराती। सेकंड क्वेश्चन है वो जो बैलेंस लिखने का वो बैलेंस्ड अप्रोच। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी है? आपने अगर एक दिन में, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं? मतलब एक कंपल्सरी लेके चलना है और एक ऑप्शन लेके चलना है। अब कंपल्सरी नहीं होता कि आपने 2 टॉपिक रिवाइज किए तो 5% क्वेश्चन पकड़ा उसको सॉल्व करें, फिर दूसरे सब्जेक्ट को इसको रिवीजन करके। आप वैसे एक दिन में कितना रिवाइज करते हैं? आपकी रिवीजन की क्या अप्रोच है? क्या आपने एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना होता है या आप 2 दिन पे डिवाइड करते हैं? सब्जेक्ट को खत्म करना तो मतलब स्ट्रेटजी होती है कि हफ्ते के अंदर उस सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं, इतने टॉपिक्स हैं जो इस सब्जेक्ट को इतने टॉपिक स्टार्ट करने में कवर करते हैं, 15-20 टॉपिक्स होते हैं आपको पता है कि मेजर हर सब्जेक्ट उसको भी डिवाइड करके हफ्ते में अगर 7-8 दिन होते हैं। दूसरा भी ना इंग्लिश भी होता है, कंपल्सरी भी होता है, ऑप्शनल भी होता है और खास कर प्रैक्टिस भी होता है। ठीक है। अच्छा अब इसमें ना पर्सन टू पर्सन अप्रोच वेरी करती है। हो सकता है आपके दिल की तसल्ली ज्यादा इस बात पे होती हो कि मैंने अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स जो हैं, मैं 2 घंटे लगा के आज मैंने 4 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं तो मैं वो 4 चैप्टर्स रिवाइज करूंगा, ठीक है, और मैंने वो 4 चैप्टर्स गो थ्रू कर लिए हैं, जुबानी पढ़ लिए हैं, स्टैट्स वगैरह रिवाइज कर लिए हैं तो मुझे याद हो गए। यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, यू शुड गो फॉर दैट। मैं इस तरह करके 2 घंटे में बैठी होंगी, मुझे पता है मुझे याद नहीं होना, मेरी माइंड वॉन्डर करेगा किसी और चीज में, मुझे याद आएगा कि मुझे भूख भी लगी हुई है, फिर मुझे याद आएगा कि हाय अल्लाह मैंने सीएसएस देना, टाइम भी कम रह गया, कोई भी टेंशन, अननेसेसरी टेंशन कि मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है, कुछ भी मुझे उस टाइम आएगी जब मैंने वो 2 घंटे में पढ़ना है। लिखते हुए नहीं होगा, माइंड वॉन्डर नहीं करेगा। तो मैं क्या करती थी कि मैं फिर कोई क्वेश्चन उठाती थी, उन्हीं 4 चैप्टर से रेलिवेंट पास पेपर के, उनको अटेम्प्ट करना शुरू कर देती थी। ऐसे अटेम्प्ट करती थी कि जितना भी मेरे माइंड ने ऑलरेडी पढ़े हुए का रिटेन किया हुआ ना वो लिख के रिवाइज हो जाता था। उस क्वेश्चन को बाद में रख के फिर नोट्स खोलती थी और फिर पढ़ लेती थी क्या चीजें मिसिंग है, मेरी रिवीजन हो जाती थी। इससे मैंने लिख भी लिया और मैंने अपने ही नोट्स को पढ़ भी लिया और मेरा टाइम जाया भी नहीं हुआ। अगर मैंने 2 घंटे या 2.5 घंटे रिजर्व किए हुए थे तो मैंने 2.5 घंटे में ही किया, क्योंकि लिखते हुए माइंड वॉन्डर नहीं करता। वो उस टाइम आपके दिमाग की सारी फोर्सेस इस चीज पे लगी होती हैं कि जो जिस कोने में भी किसी भी चैप्टर का पढ़ा हुआ है ना, ले आओ ला के सफे पे डाल दो।
और पढ़ते हुए आपका दिमाग हर जगह होता है सिवाय उस जगह के जहाँ आप बैठे होते हैं। मेरा ये मसला है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि राइट राइट राइट। बाकी इफ यू फील लाइक क्या आप याद कर सकते हैं और आपको याद करने के बाद आपके दिल की तसल्ली होती है शफी इस बात में। याद करके फिर पास पेपर अटेम्प्ट किया, अब एक हफ्ते बाद आप अगर दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हो तो पिछला सब्जेक्ट है वो आपको भूलने हो जाता है। नहीं भूलता नहीं, हाँ ये बात गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पता है कि आपको अब ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है सर। आप देखें कि आप 12 सब्जेक्ट जो है वो हर रोज पिछला खोल के तो नहीं देख सकते ना। इसके लिए सेफ अप्रोच ये है कि एक हफ्ते तक जो आपने काम किया हुआ ना, संडे को छुट्टी का दिन बनाएं। क्योंकि जिस दिन मैं तो ऐसे करती थी, जो छुट्टी का दिन है उसको छुट्टी का ही रहने दें, उसमें कोई काम ना करें। आपकी सारी एनर्जीज रिजर्व होती हैं, फिर आप ज्यादा अच्छा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप उस दिन भी कोई ना कोई काम लटकाई रखेंगे कि संडे को छुट्टी का दिन है तो मैं कोई चीज मिला लूँ, मैं ऐसे की आउटलाइन लिखूंगा या मैं ये लिखूंगा, तो वो नहीं होता, काम खराब हो जाता है। ठीक है, आप सैटरडे को रख लें। सैटरडे को मैंने मंडे से फ्राइडे तक जो पढ़ा हुआ है ना, आई विल जस्ट गो थ्रू द नोट्स। इस तरीके से मैं कोई टॉपिक बैठूंगा, सोचूंगा इसमें मैंने क्या पढ़ा था और माइंड में रिवाइज करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा, आपको आता होगा। लेकिन आपके दिमाग में हर वक्त ये वसवसे होंगे कि मुझे नहीं आता। पेपर वाले दिन भी यही वसवसे होंगे कि मैं कैसे रिटेन करूं, मुझे तो एक लफ्ज नहीं आता। ठीक है, इंटरव्यू वाले दिन भी मेरा यही हाल था। वो तो प्रेशर इतना था कि टोकन क्वेश्चंस पूछते हैं और ये वो सारा कुछ। मैंने तो ताज़ा से रिटेल लगाए हुए थे टोकन क्वेश्चंस के, तो मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं याद रहना। तो मैं बस जो मैं आगे खुला हुआ था ना, इतना बार लगा हुआ था, मेरी कोशिश थी मैं इसमें भी पढ़ लूँ, इसमें भी पढ़ लूँ, इसमें भी पढ़ लूँ, लेकिन नहीं पढ़ा जा रहा था। फिर अल्टीमेटली मैंने एक जगह सस्टेन किया कि होल्ड ऑन, आ जाएगा जो आना होगा, जो नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो ये चीज एंड तक रहती है, पेपर में बैठने तक रहती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। आपको लगेगा कि आपको नहीं आता, लेकिन अगर आपने ईमानदारी के साथ एक दफा कर लिया हुआ है ना, तो फिर आ जाएगा। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि रिटेन नहीं रहेगा, फिर आएगा। अगर आप कर ही नहीं रहे हो, टेंशन भी ले रहे हैं कि नहीं आता, तो फिर ले लें टेंशन, अच्छी बात है, कुछ तो करें। अगर आप काम नहीं कर रहे तो टेंशन ही ले लेंगे, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर टेंशन ना लें। फिर ये सबके साथ होता है कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। आखिरी दिन भी आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। एक इफ यू आर डन विद वन सब्जेक्ट, ऑनेस्टली लीव दैट सब्जेक्ट असाइड एंड गो अहेड। तो मैडम ये इशू आया था 2021 में, मैंने 10 तो जब पेपर्स आए थे 2-3 दफा रिवीजन कर लिया, पेपर में पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन का, अब कुछ पॉइंट उधर भूल गए। अब हालांकि मैंने 2-3 दफा पढ़े हुए थे ऑलरेडी, तो मैं इसका दूसरों के मतलब स्ट्रेटजी वो आप बता रही हैं, मतलब होता है ये जेन्युइन है। कुछ ऐसा तो कभी भी नहीं होता सर कि आपने जो कुछ पढ़ा हो तो आपको आता होगा वहां पे। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ, अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मैंने क्रिमिनोलॉजी की ना, वन ऑफ माय क्लास फेलोज ही ऑप्टेड क्रिमिनोलॉजी एज वेल, तो हम दोनों ने सोचा कि हम ऑनलाइन ही जूम पे रिवाइज करेंगे। एक सेक्शन मैं पढ़ाऊंगी, एक सेक्शन वो पढ़ाएंगे। हम लोगों ने इस तरीके से किया। 2 दिन मैंने क्रिमिनोलॉजी कर ली। फरवरी का एक वीक था जो लास्ट वाला, उसके अंदर ठीक है मेरे पास सेक्शन आया जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन वाली टेक्निक्स थी सारी, उसमें प्रोसीजर्स थे, और ये वो सेकंड सेक्शन है। अब पेपर में डिट्टो एज इट इज वही क्वेश्चन आया जो मैंने उस बंदे को पढ़ाया था। मुझे एक लफ्ज भी नहीं आता। मुझे रोना आ रहा था इस बेबसी के ऊपर कि मुझे हेडिंग्स ही नहीं याद आ रही। मेरा माइंड इतना ब्लैंक हो गया इस एक्साइटमेंट में कि ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने उसको पढ़ाया था। इतना ब्लैंक हो गया मेरा माइंड। तो ये आपके बस की गेम ही नहीं है, ये अल्लाह ताला की है। इफ दैट इज डिस्टेंट फॉर यू, आप खुद वहां पहुंच जाएंगे, वो चीज आपके पास खुद आ जाएगी। खैर क्वेश्चन मैंने वही अटेम्प्ट किया, लेकिन वो हेडिंग्स के बगैर, वो वाली हेडिंग्स जो मैंने पढ़ी थी। फिर जो मुझे आया मैंने मैनिपुलेट किया, मैंने इल्यूजन में क्रिएट कर सकी। बेसिकली ये भी तो एक ट्रिक होती है, यू हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑन योर पेपर। तो आई डिड दैट वे, क्वेश्चन कर लिया। अब मैंने चूंकि वहां मेहनत की हुई थी तो अल्लाह ताला पेड नहीं है। आपकी मेहनत का उधार कर्ज अल्लाह नहीं रखेंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो ऑनेस्टली मेहनत करें, पुट दैट सब्जेक्ट असाइड एंड मूव अहेड। इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है, अदरवाइज आप एक ही सब्जेक्ट से बैठे रहेंगे। राइटिंग स्ट्रेटजी के दो उनका क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, जैसे कि सेट के जो फिलोसफर हैं वो आप नीचे पेपर 1 और पेपर 2 में कोड करते। आप ऐसा किया था और ये तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो वो टेस्ट को वहां पे एक्सेस करेगा। इट इज मैंने तो वहां नहीं, मैंने जहां जहां 12 पर्चों में मैं कोड कर सकती थी ना फिलोसफर्स को, मैंने वहां किया। यूएस हिस्ट्री में भी किया मैंने। तो ये बड़ी सेफ अप्रोच है। आपको जो आता है, और अगर वो 3 चीजों के क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहा है, कोहेरेंस, क्लैरिटी, रेलेवेंस, तो वहां डाल दें उसको, बिना खौफ खतर डाल दें, आपको हल देगा। पेपर 2 में कम स्कोर आ जाए तो इसका कोई एनालिसिस है आपके पास? पेपर 2 में पेपर 1 के रिलेटिव स्पेसिफिकली आई हैव नो आइडिया। ऐसा ही होता है, मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं है कैसे क्यों है। सर विकास प्रोबेबली आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे इसके बारे में।
तो आपने एक पेपर से रिलेटेड किया है एक्सटेंसिव जैसे डन, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। ठीक है मैम, जैसे कुछ कोई- जनरल का आपका बैकग्राउंड है तो उसको कितने दिन लगे आपको प्रिपेयर करने के लिए नोट्स एंड 7 दिन लगे, 7 5 से 7 दिन। वो पसंद था ना सब्जेक्ट, जो नहीं पसंद था उसमें बहुत दिन लगे। तो ये अप्रोच वेरी की हर सब्जेक्ट के अंदर। पॉलिटिकल साइंस के तो मेरे एंड तक नहीं बने नोट्स, मतलब पूरे कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहता था, होता ही रहता था। ऐसे लगता था मैंने कुछ नहीं पढ़ा, हालांकि मैंने सबसे ज्यादा पढ़ी थी। तो ये चलता रहता है, जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वो जल्दी हो जाती है और नहीं आ रही है। मैंने इंक पेन यूज किया था, मैंने वो इंक पेन यूज किया था, मेरा तो डॉलर वाला ही। और बीच में जब मेरा हाथ थक जाता था मैं उसका पीछे से कवर उतार देती थी, खाली कवर के लिए। और इंक उसकी वो 500 वाली महंगी वाली होती है जो रिटेन करती है, जो खींचती नहीं होती, फेड नहीं होती, वो वाली।